हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लिटुटेक क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट और ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक क्या है, कितने मेंबर हैं? द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, IBRD, द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ओके, ये याद रखना है क्योंकि यहाँ पर वर्ड लगाया है री, यानी रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, कॉमनली नोन एज वर्ल्ड बैंक, और हम उसको क्या बोल सकते हैं, वर्ल्ड बैंक बोल सकते हैं। वॉज रिजल्ट ऑफ द ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ओके, ये कॉन्फ्रेंस के थ्रू या एक कॉन्फ्रेंस का ये एक रिजल्ट है जो हमारे सामने है वर्ल्ड बैंक के रूप में। ओके, ये बनाया गया था एक ऑब्जेक्टिव या कुछ ऑब्जेक्टिव को देखते हुए या कुछ ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, एक ऐसा बॉडी होना चाहिए जो डेवलपमेंट के लिए काम करे, जिसका पर्पस या ऑब्जेक्टिव डेवलपमेंट हो, या जहाँ पे लॉसेस हो गए हैं, जहाँ पे क्राइसिस हो रहा है, वहाँ पर वो जा कर के उस एरिया को सपोर्ट करे, रिकंस्ट्रक्ट करे, डेवलप करे। द मेन ऑब्जेक्टिव वेयर टू एड द टास्क ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। ओके, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स थे, लेकिन उन ऑब्जेक्टिव्स में जो मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि क्या करना है, रिकंस्ट्रक्शन करना है। रिकंस्ट्रक्शन उस एरिया में होगा जहाँ पर ऑलरेडी कुछ ना कुछ एग्जिस्ट कर रहा था या कंस्ट्रक्शन हो गया था, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न या वॉर के कारण वो जो एरिया है या वो जो ऑर्गेनाइजेशन है अच्छे से काम नहीं कर पाया या बर्बाद हो गया, या एक ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है लेकिन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, तो उन रीज़न्स को फाइंड आउट करके उस चीज़ को रिकंस्ट्रक्ट करना या रीस्टार्ट करना ऑफ द वॉर अफेक्टेड, यानी वार के कारण जो अफेक्ट हुआ, इफेक्टेड इकोनॉमीज ऑफ यूरोप। ओके, कहाँ की इकोनॉमी, तो यूरोप की इकोनॉमी, एंड असिस्ट इन डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलप्ड नेशन ऑफ द वर्ल्ड। एक तो इस एरिया पे भी काम होना था। ओके, साथ साथ क्या करना है, जो पूरे वर्ल्ड है, जो पूरी दुनिया है, अब पूरे वर्ल्ड में जितने भी देश हैं, उन देश में अगर हमें डेवलपमेंट के बारे में सोचना है या उस देश को डेवलप करना है या देश में किसी एक पर्टिकुलर एरिया को डेवलप करना है, तो वर्ल्ड बैंक क्या करता है, उनको लोन प्रोवाइड कराता है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ साथ वो बहुत सारे गाइडेंस भी प्रोवाइड करता है ताकि हम उस नेशन को ओवरऑल डेवलप कर पाए। अगर हमारा देश ही डेवलप नहीं होगा, क्या हम डेवलप हो पाएंगे, या हम डेवलप नहीं होंगे तो हमारा देश भी डेवलप नहीं होगा। तो दोनों को बैलेंस वे में लेकर के चलने के लिए तो हमें क्या करना होगा, खुद भी डेवलप होना है, खुद भी इन्हांस होना है, और साथ में देश को भी इन्हांस करना है। देश में जितने भी लोग हैं, अगर वो पढ़ेंगे नहीं, कहीं जॉब नहीं करेंगे या जॉब क्रिएट नहीं करेंगे, क्या हमारा देश डेवलप कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेरोज़गार होंगे, अनएम्प्लॉयड होंगे, तो वहाँ पर हमें जो डेवलपमेंट है वो बहुत कम देखने को मिलेगा। हम डेवलप उसी को बोलेंगे या डेवलप देश हम उसी को कौन करेंगे जहाँ पर नेसेसिटी, जो जितने लोग जहाँ पे रह रहे हैं उनकी नेसेसिटी की पूर्ति हो गई है या वो लोग कर रहे हैं। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द वार इफेक्टेड इकोनॉमीज ऑफ यूरोप एंड असिस्ट इन डेवलपमेंट ऑफ द अंडर डेवलप्ड नेशन। वैसे नेशन जो अभी डेवलप नहीं हुआ है, यानी डेवलपिंग के प्रोसेस में है, अभी उसको डेवलप करना है, तो वैसे नेशन को ये सपोर्ट करेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। हैविंग अचीव्ड सक्सेस इन अकम्प्लिशिंग टर्न इन इट्स अटेंशन टू द डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलप्ड नेशन, उसका अटेंशन देना और वो टास्क कंप्लीट करना है कि हमें कैसे अंडर डेवलप्ड नेशन को डेवलपमेंट की ओर लेकर के चलना है। वहाँ पर जिन भी चीज़ों की कमी है उन चीज़ों की हमें पूर्ति करनी है, यानी वहाँ पर वो चीज़ें अवेलेबल करवाना है।
It realized that thus by investing more in the country, especially in the social sector, कौन से सेक्टर में, तो सोशल सेक्टर में, लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसी भी देश को डेवलप करना चाहते हैं तो वहाँ पर जितने लोग रह रहे हैं उनको कोई भी बहुत बड़े हेल्थ इशू का फेस ना करना पड़े, यानी अगर उनका हेल्थ अच्छा रहेगा तो वो डेवलपमेंट में सपोर्ट कर पाएंगे। वो डेवलपमेंट में तभी सपोर्ट कर पाएंगे हेल्थ के साथ साथ जब उनका बैकग्राउंड एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा होगा, वो लोग एजुकेटेड होंगे, पढ़े लिखे होंगे, शिक्षित होंगे, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। केवल हम ऑन पेपर बोलते हैं कि हमारे देश में हेल्थ बहुत अच्छा है लोगों का, हम शिक्षित हैं, केवल बोलने से नहीं होगा, ऑन पेपर नहीं होगा, एक्चुअल में वो चीज़ें होनी चाहिए। तो वर्ल्ड बैंक क्या करता है, सोशल सेक्टर को फोकस करता है, सोशल सेक्टर को भी साथ में लेकर के चलता है। केवल वो रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा है, केवल वो ऐसे ही बस गाइडेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा, साथ में वो देख भी रहा है कि हमें किन किन सेक्टर में ज़्यादा फोकस करना है। देश तभी डेवलप हो पाएगा ना जब सारे लोग वहाँ पर अच्छे रह रहे, हेल्दी हैं, सारे लोगों का जो जीवन है वो अच्छे से बीत रहा है, जो बेसिक एजुकेशन है वो लोगों के पास होनी चाहिए। अगर हम बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड कराने में भी असमर्थ हैं तो हमारा देश बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की ओर नहीं जा सकता या डेवलप नहीं कर सकता। तो डेवलप करने के लिए हर एक व्यक्ति को एजुकेटेड होना पड़ेगा, हर एक व्यक्ति को मिनिमम क्वालिफिकेशन तो हम हर क्षेत्र में देखते ही हैं। अगर कहीं भी जॉब निकलता है या जॉब क्रिएट किया जाता है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट होता है। उससे क्या होगा कि हम जिन भी लोगों को हायर करेंगे एटलीस्ट वो नॉलेजेबल तो होंगे, पढ़े लिखे तो होंगे, है ना। तो इस तरीके से क्या होगा कि हम बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से पूरा कर पाएंगे। नेक्स्ट, इट वुड ब्रिंग आउट द नीडेड सोशल एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। ओके, नेक्स्ट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जिसे हम शॉर्ट में IDA बोलते हैं, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड विथ ऑब्जेक्टिव, इसको भी एक ऑब्जेक्टिव उद्देश्य के तहत ही बनाया गया है, टू प्रोवाइड लोन्स ऑन कंसेशनल टर्म्स एंड कंडीशन। ओके, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर ये बेस्ड है, टर्म्स एंड कंडीशंस, ओके, टू दोज कंट्रीज हु पर कैपिटा इनकम आर बिलो अ क्रूशियल लेवल। अब इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन क्या करता है, लोन प्रोवाइड कराता है। अगर ये लोन प्रोवाइड नहीं करवाएगा तो जो अंडर डेवलप नेशन है या जो बहुत ज़्यादा गरीब देश हैं जो अपने नीड्स को पूरा नहीं कर पाते हैं या अपने सिटीजन्स के नीड्स को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर एक एसोसिएशन क्रिएट किया गया है ताकि वो उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करे। फाइनेंशियल सपोर्ट जब किसी को प्रोवाइड करवाया जाता है तो साथ में हम देखते हैं कि वो बहुत सारी चीज़ों से फिर ऊपर आने लगता है या उस चीज़ों को वो पीछे छोड़ करके आगे बढ़ने लगता है। अगर हमारे पास मान लेते हैं कि बहुत सारी चीज़ों का रिक्वायरमेंट है, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है जो सारे रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा वो होगा पैसा। फाइनेंशियल कंडीशन अगर हमारा अच्छा है तो हम बहुत सारी चीज़ों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है, पैसा नहीं है, तो हम बहुत सारी चीज़ों को पूरा करने में असमर्थ होंगे। तो IDA क्या करता है, लोन प्रोवाइड कराता है वैसे देश को जो सक्षम नहीं है अपने नीड्स को पूरा करने के लिए, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन वो ज़रूर लगाता है, क्योंकि अगर हम टर्म्स एंड कंडीशन नहीं लगाएंगे तो क्या होगा कि फिर वो रिकवरी का चांसेस नहीं मिल पाएगा हमें। IDA 10 प्रोवाइडेड इंटरेस्ट फ्री लॉन्ग टर्म, ये इंटरेस्ट फ्री लॉन्ग टर्म देता है लोन्स, यानी इंटरेस्ट नहीं लेता है। लेकिन IBRD जो है वो भी लोन्स प्रोवाइड कराता है, बट वो कुछ इंटरेस्ट चार्ज तो ज़रूर करता है, इंटरेस्ट चार्ज ऑन कमर्शियल बेसिस पर वो करता है। अगर हम लोग IDA की बात करें, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन की बात करें, तो वो इंटरेस्ट फ्री लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करवाता है, लेकिन IBRD जो है इंटरनेशनल
बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जो है वो कुछ ना कुछ अमाउंट इंटरेस्ट का चार्ज करता है, चार्ज ऑन कमर्शियल बेसिस। द वर्ल्ड बैंक इज अ ग्रुप ऑफ 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक समूह है, ग्रुप है, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग, और वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंस टू डिफरेंट कंट्रीज़, यानी अलग अलग देश, वो देश जो अंडर डेवलप है, वो देश जो अभी अपनी ज़रूरतों या नीड्स को पूरा करने में असमर्थ हैं, वो उन्हें सपोर्ट करता है, वो उन्हें डेवलपमेंट की ओर लेकर के जाता है, वो उन्हें कुछ देखो टर्म्स एंड कंडीशन लगाएगा नहीं तो फिर वो भी अपने बहुत सारी एक्टिविटी को पूरा नहीं कर पाएगा। अगर हम जैसे आईडीए जो है वो अगर कोई लोन इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहा है तो उसका एक अपना ऑब्जेक्टिव है, लेकिन अगर वर्ल्ड बैंक जो है वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, आईबीआरडी जो है वो अगर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है तो उसका अलग मोटिव है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं तो दोनों का जो मोटिव है वो एक जगह आकर के कंबाइन हो जाता है, जुड़ जाता है, वो है डेवलपमेंट। यानी हम हर उस देश को डेवलप करें जो अंडर डेवलप है या जो अपने नीड्स को पूरा करने में अभी असमर्थ है। नेक्स्ट इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ओके, जिसे हम शॉर्ट में WTO भी बोलते हैं। वन ऑफ द की अचीवमेंट ऑफ गैट का क्या है फुल फॉर्म? जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ्स एंड ट्रेड। नेगोशिएशन वॉज द डिसीजन ऑफ सेटअप ऑफ परमानेंट इंस्टीट्यूशन। एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन को सेटअप करने का एक निर्णय लिया गया या डिसीजन लिया गया फॉर लुकिंग आफ्टर द प्रमोशन, जो क्या करेगा? लुक करेगा, देखेगा। आफ्टर द प्रमोशन ऑफ फ्री एंड फेयर ट्रेड अमंग्स द नेशन, जिसका काम क्या होगा कि वो नेशंस के बीच में जो भी ट्रेड होगा वो ट्रेड फेयर होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए, और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस उस पर इम्पोज अगर हम कर देंगे तो क्या होगा कि वो फ्रीली नहीं हो पाएगा, आसानी से नहीं हो पाएगा। तो प्रमोशन ऑफ फ्री एंड फेयर, WTO को इस्टेब्लिश करने का मेन कारण ये था कि जितने भी नेशंस हैं अगर उनके बीच में हम ट्रेड चाहते हैं, ट्रेड के ज़रिए क्या होगा कि जो भी रिलेशनशिप है वो और स्ट्रॉन्ग होगा। अगर एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, एक दूसरे के नीड्स को पूरा कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जब भी किसी देश को किसी भी आवश्यकता के समय अगर हेल्प चाहिए या कुछ चाहिए तो वो जो देश है वो उसको हेल्प करेगा। तो अगर ट्रेड अच्छा होगा, ट्रेड सही से होगा, नेशंस के बीच में बॉन्डिंग क्रिएट होगा, तो नीड्स के समय में वो एक दूसरे को हेल्प भी ज़रूर करेंगे। ओके, द गैट जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ्स एंड ट्रेड वाज ट्रांसफॉर्म इनटू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा गैट था, ओके, इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया किस चीज़ में? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, जिसे हम WTO भी बोलते हैं। तो गैट को चेंज कर दिया गया, ट्रांसफॉर्म कर दिया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में विथ इफ़ेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 1955। और ये कब हुआ? 1 जनवरी को हुआ 1955। हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में है, ओके, सिचुएटेड है। It governs trade not only in good but in service and intellectual property rights। ये केवल गुड से रिलेटेड काम नहीं करता है, केवल प्रोडक्ट से रिलेटेड काम नहीं करता है, सर्विस भी इससे रिलेटेड है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से भी ये डील करता है। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है, क्रिएटेड बाय इंटरनेशनल ट्रीटी। इंटरनेशनल ट्रीटी के द्वारा इसको क्रिएट किया गया है, रेटिफाइड बाय द गवर्नमेंट्स एंड लेजिस्लेचर ऑफ मेंबर स्टेट्स। ओके, जो भी इसके मेंबर होंगे उनके द्वारा जो है ये क्रिएट किया गया है और रन करवाया जाता है।
It is moreover a member-driven rule-based organization in the sense that all the decisions are taken by the member government. और जो भी डिसीज़न लिया जाएगा WTO में, वो डिसीज़न कैसे लिया जा सकता है कि जितने भी मेंबर होंगे और मेंबर के द्वारा जो एक फाइनल डिसीज़न लिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ जनरल कंसेंस। ओके, एक जनरल पैरामीटर्स को बेस बना करके या किसी एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू पे दोनों सारे जो मेंबर है वो लोग एग्री हो जाएंगे, जिसमें सारे ही देश का भलाई होगा या एक डेवलपमेंट पर्पस से रिलेटेड भी हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। इंडिया इज़ अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ WTO। इंडिया क्या है? फाउंडिंग मेंबर है किस चीज़ का? WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। नाउ वी हैव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO टू इंश्योर रिडक्शन। ओके, ये इंश्योर करता है रिडक्शन में, तो रिडक्शन किस चीज़ का होगा? टैरिफ्स का होगा एंड अदर ट्रेड बैरियर्स। बाधाएं, डिफ़िकल्टीज़ बहुत सारी आती हैं। अगर हम एक नेशन के अंदर अगर ट्रेड करते हैं, एक कंट्री के अंदर अगर ट्रेड करते हैं, तो उसमें भी हमें बहुत सारे बैरियर्स, डिफ़िकल्टी या प्रॉब्लम को फेस करना होता है। लेकिन अगर एक देश के अंदर व्यापार कर रहे हैं तो हम लोग ईज़िली उसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब बात इंटरनेशनल बिज़नेस की होती है या हम लोग इंटरनेशनल बिज़नेस के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर एक देश जब दूसरे देश के साथ व्यापार करता है तो क्या हर देश दूसरे देश के कानून को मानने के लिए है? क्या कोई भी देश किसी दूसरे देश के कानून के हिसाब से काम करेगा? तो नहीं, हर देश अपने अपने कानून के हिसाब से काम करता है। तो WTO क्या करता है? एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है या पॉलिसी बनाता है जिसके तहत हम बहुत सारे टैरिफ्स और बैरियर्स का रिडक्शन कर देते हैं, इम्पोज बाय द डिफरेंट कंट्रीज़। अलग अलग देशों के द्वारा जो रूल्स पॉलिसीज़ बनाए जाते हैं, अगर वो हम दूसरे देश पर इम्पोज करने का प्रयास करें तो क्या वो देश उस चीज़ को मानेगा? बिल्कुल नहीं। वो तो ये बोलेगा कि हमारे देश में ये चीज़ है ही नहीं, तो हम क्यों मानेंगे उस चीज़ को। ये सही भी है कि जो चीज़ जिस देश में है ही नहीं, उस चीज़ को मानने का तो कोई अर्थ ही नहीं बनता है। तो इसीलिए WTO जो है वो एक कॉमन पॉलिसी लेकर के चलता है जिसे हर देश को मानना होगा। वो ये चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ्स का या बैरियर्स का रिडक्शन कर दें। अगर हम रिडक्शन नहीं करेंगे या हम रिड्यूस नहीं करेंगे तो इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा नहीं मिल पाएगा। एक देश दूसरे देश के साथ ईज़िली ट्रेड नहीं कर पाएगा। अगर हम अपने नेशन का डेवलपमेंट चाहते हैं या पूरे वर्ल्ड में हम एक स्मूथ फंक्शन चाहते हैं, जो सारा देश है वो एक दूसरे से अच्छे से व्यापार करे, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स इम्पोज करेंगे, टैरिफ को इम्पोज करेंगे या बैरियर्स हम ज़्यादा क्रिएट करेंगे या हम ज़्यादा प्रतिबंध लगाएंगे, तो हो सकता है कि जो ट्रेड है वो ईज़िली नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं हो पाएगा, होगा, लेकिन जितने कंडीशंस अगर हम बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज करेंगे तो ईज़िली या फ्रीली हम उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। जब हम फ्रीली किसी चीज़ को करने में असमर्थ होंगे तो कोई भी इनिशिएट नहीं करेगा। हर कोई यही बोलेगा कि नहीं, हम नेशन के अंदर ही ट्रेड करेंगे। बट अगर हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अगर हम लोग उसको ही पूरे करने में लग जाएंगे तो बाकी का काम फिर कौन करेगा। तो WTO ये इंश्योर करने का प्रयास करता है कि टैरिफ्स और बैरियर्स में हम रिडक्शन लाए ताकि हम वर्ल्ड वाइड पर एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर पाएँ जिसमें हम ये दिखा पाएँ कि जितने भी नेशंस हैं वो फ्रीली या बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन के साथ नहीं, बहुत कम से कम बैरियर्स के साथ या रिस्ट्रिक्शंस के साथ ट्रेड को कैरी कर सकते हैं। टू इंगेज इन सच एक्टिविटीज़ विच इम्प्रूव, अगर हम WTO के थ्रू ट्रेड करते हैं तो अब बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो उसमें परफॉर्म होती है इन विच इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर हम WTO के थ्रू ट्रेड करते हैं तो अगर एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार कर रहा है तो हर देश का जो लिविंग स्टैंडर्ड है
वो इंक्रीज़ होगा, डेफिनेटली होगा, है ना। क्योंकि अगर हम अपने रिक्वायरमेंट को खुद पूरा कर रहे हैं जिसमें हम सक्षम हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम करने में कैपेबल नहीं है, तो हम क्या उसको एज इट इज़ छोड़ देंगे? नहीं, हम क्या करेंगे, वहाँ से उस चीज़ को इंपोर्ट करेंगे या मंगवाएंगे जहाँ पर वो बेटर तरीके से प्रोडक्शन हो पा रहा है या उस चीज़ को बेटर तरीके से क्रिएट किया जा रहा है। तो हम अपने रिक्वायरमेंट को वहाँ से पूरा करेंगे और हम जो करने में सक्षम हैं, जो कैपेबल हैं, जिसको हम बेस्ट तरीके से क्रिएट कर पा रहे हैं या प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, हम उसको अपने देश के रिक्वायरमेंट के बाद उसको वहाँ सप्लाई करेंगे। तो अगर एक देश दूसरे देश के रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ट्रेड को बढ़ावा मिल रहा है, हर देश अपनी नेसेसिटी को पूरा करने के बाद एक अच्छा वातावरण क्रिएट कर रहा है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को इंक्रीज़ हो रहा है, यानी अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड में जा कर के देखें तो वहाँ पर हमें दिखाई देगा कि हर देश में कुछ ना कुछ बहुत चीज़ें हैं जो हमारे पास नहीं, या जो चीज़ें हमारे पास हैं वो दूसरे देश के पास नहीं है। तो अगर हम एक्सचेंज करेंगे, ट्रेड करेंगे, तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अच्छा होगा। नेक्स्ट बोलता है क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करना। अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं या ट्रेड कर रहे हैं तो क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, यानी लोगों को रोज़गार मिलेगा। अब इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे, मान लेते हैं कि हमारे देश के जितना गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है वो यहाँ के लिए सफिशिएंट है, लेकिन अगर हम ज़्यादा सक्षम है, कैपेबल है बनाने में, तो ज़्यादा बना करके हम क्या करेंगे, दूसरे देश में सप्लाई करेंगे, तो फिर हमें और भी लोगों की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार से और भी हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे। इंक्रीज इनकम एंड इफेक्टिव डिमांड, हमारा जो इनकम है वो भी इंक्रीज होगा। एंड इफेक्टिव डिमांड एंड फैसिलिटेट हायर प्रोडक्शन एंड ट्रेड, और क्या होगा कि हायर प्रोडक्शन एंड ट्रेड को हम बढ़ावा देंगे। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है टू फैसिलिटेट दिस ऑप्टिमल यूज़ ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमारे पूरे वर्ल्ड में जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन रिसोर्सेज का भरपूर उपयोग करना। अगर हमारे वर्ल्ड में जितने भी रिसोर्सेज हैं, अगर हम लोग उसका उपयोग अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो क्या हम लोग फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ सेव कर पा रहे हैं? नहीं। तो हमें खुद के रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करना है, एज वेल एज जो हमारा जनरेशन आने वाला है, जो फ्यूचर जनरेशन है, उसके लिए भी कुछ ना कुछ सस्टेन करके रखना होगा, ताकि वो जब आए तो उसे किसी भी चीज़ों का कमी नहीं हो। अगर हम सारा कुछ ऐसे ही ख़त्म करते चले जाएंगे या यूज़ भी कर रहे हैं लेकिन वेस्टेज हम ज़्यादा कर रहे हैं, तो हम रिसोर्सेज के साथ न्याय नहीं कर रहे। रिसोर्सेज के साथ हम तब न्याय करेंगे जब हम उनका ऑप्टिमम यूज़ करेंगे, यानी उनका भरपूर उपयोग करेंगे। जिस पर्पस के लिए हमने उसको यूज़ करना है बस वही पर्पस के लिए यूज़ करें, एज वेल एज हम ये भी इंश्योर करें कि हम उस चीज़ का वेस्टेज कम से कम करें, दुरुपयोग कम से कम करें। नेक्स्ट है हमारा फंक्शंस ऑफ WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस क्या है। नंबर 1, इनकरेजिंग इट्स मेंबर, यानी अपने वो मेंबर को इनकरेज करता है। कौन होंगे मेंबर कंट्रीज़, जो देश हैं, टू कम फॉरवर्ड टू WTO। क्या आना है? फॉरवर्ड आना है टू WTO इन मिटिगेटिंग देयर गवर्नेंस। वो अपनी गवर्नेंस को या और भी उसमें कंट्रीब्यूट करे ताकि हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत या इसके थ्रू जो इंटरनेशनल बिजनेस हो रहा है उसको हम अच्छे से या सही ढंग से इम्प्लीमेंट भी कर पाए और रन भी कर पाए। लेइंग डाउन अ कॉमनली एक्सेप्टेबल कोड ऑफ कंडक्ट, एक कॉमन एक्सेप्टेबल कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट करना, और उसके थ्रू ही हम इंटरनेशनल बिजनेस को रन करा पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनका एक अपना लॉ है, एक अपना कानून है जो वो अपने देश में चला रहे हैं। तो यहाँ पर कोई भी देश किसी दूसरे देश के कानून को क्यों मानेगा?
यहाँ पर कोई भी देश दूसरे देश को अपने से सुपीरियर क्यों मानेगा? बिल्कुल नहीं। वो बोलेगा कि मैं अपने में एक सक्षम हूँ, दूसरा बोलेगा कि आई एम वेरी गुड। तो ऐसे में क्या होना चाहिए? एक कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए जिसको जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं वो उन्हें मानेंगे ही मानेंगे, विद अ व्यू टू रिड्यूसिंग ट्रेड बैरियर्स। और इससे क्या होगा कि जो ट्रेड बैरियर्स है उसको हम क्या कर पाएंगे? रिड्यूस कर पाएंगे। अगर ट्रेड बैरियर्स को हमें रिड्यूस करना है तो हमें इन चीज़ों को कॉमनली एक्सेप्टेबल बनाना पड़ेगा। ओके, तो कॉमनली एक्सेप्टेबल कब होगा? जब सारे देश एक कॉमन लॉ के थ्रू काम करेंगे या कॉमन लॉ के थ्रू इंटरनेशनल बिजनेस करेंगे, तभी हम रिड्यूस कर पाएंगे ट्रेड बैरियर्स को। इंक्लूडिंग टैरिफ्स भी इसमें इंक्लूड होगा, एंड एलिमिनेटिंग डिस्क्रिमिनेशन, और डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करना है। अगर हम भेदभाव करेंगे बिटवीन द कंट्रीज़, हर देश दूसरे देश को कमतर समझेगा या कम समझेगा, अपने आप को सुपीरियर समझेगा, तो क्या हम उस जगह पर इंटरनेशनल बिजनेस को या ट्रेड को अच्छे से कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। अच्छे से तभी कर पाएंगे जब हम वहाँ से डिस्क्रिमिनेशन को हटा देंगे। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और ट्रेड भी अच्छे से होगा। इन इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशन में हमें क्या करना है? इन सारी चीज़ों को रिड्यूस करना है और बॉन्डिंग को क्रिएट करना है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर बॉन्डिंग अच्छे से क्रिएट होगा तो हम एक दूसरे देशों के साथ एक अच्छा संबंध स्थापित कर पाएंगे, रिलेशन स्थापित कर पाएंगे, जिससे हर देश का डेवलपमेंट होगा। जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनका डेवलपमेंट होगा। क्योंकि अगर हम अकेले चाहें तो हो सकता है कि हम अपने देश को अकेले डेवलप नहीं कर पाए। हमारे देश के अंदर या हमारे देश में जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हैं हम उनके थ्रू प्रयास कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें टाइम टू टाइम जिनकी आवश्यकता होती है, या हम उस चीज़ को इंपोर्ट करते हैं या कहीं से परचेस करके लाते हैं। अगर हम WTO का मेंबर बन जाते हैं, इंडिया तो है ही, लेकिन हम एक बात करें कि उन देशों के लिए जो WTO का मेंबर नहीं है, लेकिन अगर वो बन जाते हैं तो उनका भी डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट बोलता है एक्टिंग एज अ डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। WTO क्या करता है? डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता है। अगर कंट्री के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा होता है या कुछ होता है तो यहाँ हम देखते हैं कि कोर्ट्स हैं, एक लॉ है, वहाँ पर वो लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाता है। कानून है जिसको उस देश में रहने वाले जितने लोग हैं उस कानून को मानते हैं, उस कानून के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो WTO भी क्या करता है? अगर एक देश और दूसरे देश के बीच में अगर डिस्प्यूट्स होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होता है, जिसके कारण कन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट्स हो जाता है, तो वहाँ पर WTO सेटलमेंट बॉडी के तरह काम करता है और उनके डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता है। ओके, अगर ये WTO डिस्प्यूट्स को सॉल्व नहीं करेगा तो क्या होगा कि डिस्प्यूट्स और बढ़ता चला जाएगा, और जो पर्पस है WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, फिर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। यानी हम क्या चाहते हैं? डेवलपमेंट चाहते हैं, हर देश को डेवलप करना चाहते हैं, मेंबर कंट्रीज़ जितने भी हैं उनका डेवलपमेंट होगा। तो कैसे होगा? जब डिस्प्यूट्स एग्जिस्ट करेगा। डिस्प्यूट्स को कोई अगर सॉल्व नहीं करेगा तो डिस्प्यूट्स और बढ़ता चला जाएगा, और जब बढ़ता चला जाएगा तो हम फिर ट्रेड अच्छे से नहीं कर पाएंगे, और जब ट्रेड अच्छे से नहीं हो पाएगा तो क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पाएगा, लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज़ नहीं कर पाएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमने अपने कंट्री के डेवलपमेंट पर्पस से देखा है। तो यहाँ पर डिस्प्यूट्स भी सॉल्व करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और ये इंश्योर करता है कि हम जितने भी काम करेंगे वो अच्छे तरीके और गुड मैनर में करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है इंश्योरिंग, इंश्योर करना दैट ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन प्रिस्क्राइब इन द एक्ट आर ड्यूली फॉलोड।
अब हमने WTO में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बना लिए। क्या केवल रूल्स एंड रेगुलेशन बना लेने से, पॉलिसीज़ बना लेने से क्या हम सही चीज़ों को लेकर के चल पाएंगे? जब तक उसको फॉलो अप ना किया जाए, जब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा जाए। अगर हम इम्प्लीमेंट भी कर देते हैं, मान लो कि आज हमने बोला कि चलो आज से ये चीज़ लागू हो गया, तो बोल देने से नहीं होगा, उसको देखना भी पड़ेगा कि वो चीज़ एक्चुअल में फॉलो अप हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो WTO ये भी इंश्योर करता है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन प्रिस्क्राइब किए गए हैं वो सही तरीके से फॉलो अप किया जाना चाहिए हर उस कंट्री के द्वारा जो इसका मेंबर है या जो ट्रेड कर रहा है WTO के थ्रू। अगर वो इस चीज़ को फॉलो अप नहीं करेगा, यानी वो उस चीज़ के अगेंस्ट जा कर के काम कर रहा है, अगर वो उस चीज़ के अगेंस्ट जाके काम कर रहा है, यानी वो उसके कानून को नहीं मान रहा है, वो उसको वैल्यू नहीं दे रहा है। नेक्स्ट वी हैव इज फंक्शंस बेनिफिट्स ऑफ WTO: प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड फैसिलिटेट इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करना, भाईचारा को प्रमोट करना। अगर एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार कर रहा है, अगर एक देश दूसरे देश के रिक्वायरमेंट्स, नीड्स को पूरा कर रहा है, ज़रूरत को पूरा कर रहा है, तो यहाँ पर एक बॉन्डिंग क्रिएट होगा, एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट होगा। यानी अगर हम एक दूसरे के नीड के समय पर, ज़रूरत के समय पर हेल्प करेंगे तो कहीं ना कहीं उसको लगेगा कि नहीं यार ये मेरा फ्रेंड है। जब फ्रेंड है तो आपस में लड़ाई नहीं होगा, डिस्प्यूट्स नहीं होगा, तो पीस होगा। तो इंटरनेशनल पीस को बढ़ावा देना, यानी जितने भी नेशंस हैं, जितने भी देश हैं, अगर वो देश आप डेवलपमेंट चाहते हैं, वो WTO के थ्रू अगर ट्रेड करते हैं तो वो एक कॉमन लॉ को फॉलो करेंगे। जब कॉमन लॉ को फॉलो करेंगे और WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी भी है, वहाँ पर डिस्प्यूट्स भी सॉल्व किया जाता है। और ये चाहता है कि फैसिलिटेट इंटरनेशनल बिज़नेस, और वो इंटरनेशनल बिज़नेस को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है। और इससे क्या होगा कि इंटरनेशनल बिज़नेस को करने के लिए और लोग इनकरेज होंगे और लोग मोटिवेट होंगे, जिससे उनका भी डेवलपमेंट होगा, उनके देश का भी डेवलपमेंट होगा, वो भी प्रॉफिट कमाएंगे, देश भी प्रॉफिट कमाएगा, ओवरऑल दोनों का ही डेवलपमेंट हो पाएगा। ऑल डिस्प्यूट्स बिटवीन मेंबर्स नेशंस आर सेटल विथ म्यूचुअल कंसल्टेशन, यानी म्यूचुअल कंसल्टेशन के द्वारा हम क्या सॉल्व कर पाएंगे, डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, रूल मेक इंटरनेशनल ट्रेड एंड रिलेशन वेरी स्मूथ एंड प्रेडिक्टेबल। रूल क्या करता है? रूल ये करता है कि हर उस देश जो देश उसके मेंबर हैं वो उस रूल को तो एनी हाउ फॉलो करेंगे ही करेंगे। तो इंटरनेशनल ट्रेड को ईजिली और स्मूथली चलाने में हेल्प करता है, एज वेल एज प्रेडिक्टेबल है ये। यानी हम अगर इंटरनेशनल या WTO के अंदर अगर ट्रेड कर रहे हैं या उसके थ्रू ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये होगा कि जो हम बहुत सारी चीज़ों को प्रिडिक्टेबल भी यानी प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं रूल के अकॉर्डिंग। डिस्प्यूट्स भी सॉल्व होगा, और जब रूल्स के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे तो हमें बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे। फ्री ट्रेड इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल बाय इंक्रीजिंग द इनकम लेवल। अगर हम फ्री ट्रेड करेंगे, यानी कोई भी रिस्ट्रिक्शन, बैरियर्स, बाधा या ये सारी चीज़ें नहीं हैं, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज़ करेगा। अब फ्री ट्रेड के थ्रू कैसे स्टैंडर्ड होगा? क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा टैरिफ्स पे नहीं करना होगा, रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो नहीं करना होगा, बहुत डिफ़िकल्टी नहीं होगा, तो हम ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने का चांसेस रखते हैं। जब हम ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे तो हमारा डेफिनेटली लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो है वो इंक्रीज़ करेगा, और जब लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इंक्रीज़ करेगा एज वेल एज हमारा बिजनेस भी इम्प्रूव करेगा, और जब हमारा बिजनेस इम्प्रूव करेगा तब हम देखेंगे कि हम पहले से और बेटर क्वालिटी में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके सप्लाई करेंगे नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट में। नेक्स्ट बोलता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फर्म, IMF, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ओके, द मेजर ट्रेड आइडिया अंडरलाइंग द सेटिंग अप ऑफ द IMF इज टू इवॉल्व
एन ऑर्डरली इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, दैट इज फैसिलिटेटिंग सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट। ओके, इंटरनेशनल पेमेंट को ये क्या कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है। एंड एडजस्टमेंट इन एक्सचेंज रेट्स, और एक्सचेंज रेट को एडजस्ट करने में हेल्प करता है अमंग द नेशनल करेंसी। ओके, नेशनल करेंसी। नेक्स्ट वी हैव इज ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड to promote international monetary corporation through a permanent institution. Okay, international monetary कॉरपोरेशन के थ्रू परमानेंट इंस्टीट्यूशन को फॉलो के थ्रू प्रमोट करना, टू फैसिलिटेट एक्सपेंशन ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ। ओके, टू फैसिलिटेट, किस चीज़ को फैसिलिटेट करना या एक्सपैंड करना, बैलेंस्ड ग्रोथ को, यानी हमारा जो ग्रोथ होगा वो बैलेंस वे में होना चाहिए। अगर कुछ देश बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं, एट द सेम टाइम बहुत सारे देश का जो डेवलपमेंट का स्पीड है या जो ग्रोथ स्केल है वो बहुत लो है, इस तरीके से तो हमारा पूरा वर्ल्ड ये बैलेंस वे में नहीं चल पाएगा। तो बैलेंस वे में चलने के लिए बैलेंस्ड ग्रोथ को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, या बैलेंस्ड ग्रोथ के थ्रू हम पूरे वर्ल्ड का डेवलपमेंट कर पाएंगे। ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड कंट्रीब्यूट प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट को हाई लेवल पर क्या करना है, प्रमोट करना है, या हर देश में जो बेरोज़गारी है उसको अगर हम कम करेंगे तभी हर देश जो है वो ओवरऑल डेवलप कर पाएगा। और ओवरऑल डेवलप करने के लिए हमें उस देश के छोटे से छोटे रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होगा। तो आईएमएफ यही करता है कि वो बैलेंस्ड ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस करता है। उसका काम यही है कि हमें कंट्रीब्यूट करना है प्रमोशन and maintenance of high level of employment. Next, to promote exchange stability. एक्सचेंज स्टेबिलिटी को प्रमोट करना विथ अ व्यू, कुछ व्यू के साथ, मेंटेनेंस ऑर्डरली एक्सचेंज, यानी जो भी एक्सचेंज होगा वो ऑर्डरली होना चाहिए। नेक्स्ट ये बोलता है टू असिस्ट इन द एस्टैब्लिशमेंट, असिस्ट करेगा इस्टेब्लिशमेंट करने में ऑफ अ मल्टीलैटरल सिस्टम को ऑफ पेमेंट। अगर हम पेमेंट करेंगे तो पेमेंट का मल्टीलैटरल सिस्टम होना चाहिए, बहुत सारे सिस्टम होने चाहिए, तब जा कर के हम ट्रेड को ईजिली कर पाएंगे। इन रिस्पेक्ट ऑफ करेंट ट्रांजेक्शन बिटवीन मेंबर्स के बीच में जो करेंट ट्रांजेक्शन्स होगा उसके लिए मल्टीलैटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट होना चाहिए, या उसके थ्रू हम क्या कर पाएंगे, ईजिली ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। नेक्स्ट वी हैव इज फंक्शंस ऑफ आईएमएफ। आईएमएफ के फंक्शन क्या है, एक्टिंग एज अ शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। ये क्या करता है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी भी देता है। अगर हमें अपना डेवलपमेंट हमें अपना देश का डेवलपमेंट करवाना है तो हमें पैसे की आवश्यकता होगी, तो हम आईएमएफ के पास जाएंगे और बोलेंगे कि हमें, क्योंकि आईएमएफ क्या है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशन की तरह काम करता है ना, वो देगा आपको फंड ताकि आप अपना डेवलपमेंट कर पाओ, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए ही वो क्रेडिट पर देगा। प्रोवाइडिंग मैशनरी फॉर ऑर्डरली एडजस्टमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट, ऑर्डरली एडजस्टमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट को वो काम करता है। एक्टिंग एज अ लेंडिंग इंस्टीट्यूशन की तरह काम करता है, फॉरेन करेंसी एंड करंट ट्रांजेक्शन। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट वी हैव इज प्रोवाइडिंग मैशनरी प्रोवाइड करता है फॉर इंटरनेशनल कंसल्टेशन। ओके, इंटरनेशनल कंसल्टेशन के थ्रू एक तरीका प्रोवाइड करता है, एक सिस्टम प्रोवाइड करता है ताकि हम अपने देश को कैसे डेवलप कर पाए, अपने देश के रिक्वायरमेंट्स को कैसे पूरा कर पाए, एट द एंड जो पूरा वर्ल्ड है वो कैसे बैलेंस्ड वे में उसका ग्रोथ हो पाएगा।